नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, जो आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश पीरियड के दौरान कमेटीज और कमीशन गठित की गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो कमेटीज और कमीशन इन द फील्ड ऑफ करेंसी यानी मुद्रा के क्षेत्र में और साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी कमेटियाज और कमीशन गठित की गई थी उनको पिछले 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखा, नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज बेसिकली हमारा फोकस रहेगा जो आर्थिक क्षेत्र में जो भी कमीशन और कमेटी गठित की गई थी ब्रिटिश पीरियड के दौरान, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो कमेटीज एंड कमीशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक यानी आर्थिकी क्षेत्र में जो भी कमेटी और कमीशन गठित हुए हैं उनमें से सबसे पहले नाम आता है वो है ओपियम कमीशन यानी अफीम आयोग। इसका गठन 1893 ईस्वी में था और जो उस समय वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन और उनका कार्यकाल अवधि थी 1888 से 1894 ईस्वी के मध्य। बेसिकली अफीम आयोग क्यों गठित किया गया था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि Royal Commission on Opium was a British Royal Commission that investigated opium trade in British India in 1893 to 1895। बेसिकली जो रॉयल कमीशन एक ब्रिटिश रॉयल कमीशन है जिसने 1893 से 95 ईस्वी के मध्य जो भारत में ब्रिटिश भारत में बेसिकली अफीम का व्यापार होता था उसमें व्यापार में जांच करने के लिए बेसिकली उनका जो मेन फोकस था कि जो अफीम का व्यापार होता है उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली फोकसिंग ऑन द मेडिकल इम्पैक्ट ऑफ ओपियम ऑन कंजम्पशन विद इन द इंडिया इन भारत में। जैसे कि हम जानते हैं उस पीरियड में चाइना एक बहुत ही लार्ज मार्केट हुआ करता था ओपियम कंजम्पशन का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ओपियम कमीशन का गठन किया गया था। और ये गठन किसने किया था? प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन ने इसका गठन किया गया था क्योंकि उस समय एंटी ओपियम मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। उसके रेस्पॉन्स में ही इस समिति का गठन किया गया था और इसने अल्टीमेटली जो अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ही डिफेंडेड द एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है ओपियम ट्रेड का ओपियम कंजम्पशन का वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका स्वास्थ्य पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। तो इस तरीके से इस कमेटी का रिपोर्ट जो है वो है ओपियम के फेवर में था, ट्रेड के फेवर में था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि नॉन मेडिकल सेल जो ओपियम का होता है उस पर जो है ना प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि इसका स्वास्थ्य पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये ओपियम कमीशन था, उसके बारे में कुछ ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट कमीशन आता है वो है इरिगेशन कमीशन। इरिगेशन कमीशन जिसे सिंचाई आयोग के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और वोल्विन स्कॉट मैकेंजी के अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया था 1901 ईस्वी में। किसने? लॉर्ड कर्जन ने, जैसे कार्यकाल अवधि 1899 से 1905 ईस्वी के मध्य थी। तो ये इरिगेशन कमीशन क्या था? लॉर्ड कर्जन ने गठित की गई थी वोल्विन स्कॉट मैकेंजी के टाइम पीरियड के दौरान। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 1896 से 1900 के आसपास जो है ना एक डिजास्टर फैमिन हुआ था। विनाशकारी अकाल के बाद जो है ना आंतरिक शासन सुधारों को बढ़ाने पर जोर दिया गया था क्योंकि अकाल पड़ा था, बहुत ही ज्यादा भयंकर था। इसी के संदर्भ में सर कॉलिन स्कॉट मैकेंजी के तहत एक सिंचाई आयोग द्वारा व्यापक योजनाओं के अनुसार सिंचाई कार्य के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क टुक प्लेस under the guideline of irrigation commission which was headed by Sir Colin Scott Moncrief। और इस आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन की थी जैसे अभी डिस्कस किया। और इसमें जो प्रमुख इसमें निर्माण कार्य जो सामने उभर के है वो पंजाब में मुख्य नहर का निर्माण कराना जो है ना एक प्रमुख इसका बिंदु था। तो इस तरीके से जो इरिगेशन कमीशन है वोल्विन स्कॉट मैकेंजी के तहत गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इसको गठित किया गया था, इसके बारे में हमने डिस्कस देख लिया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कमीशन आता है थर्ड कमीशन था, ये रेलवे कमीशन था। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था 1901 में। ये भी लॉर्ड कर्जन ने ही गठित किया गया था 1899 से 1905 ईस्वी के मध्य। तो इस रेलवे कमीशन के बारे में जान लेते हैं जिसकी अध्यक्षता थॉमस रॉबर्टसन ने की थी। 1900 में रेलवे पहली बार छोटा मुनाफा दिखाया, मतलब 1900 का पीरियड ऐसा था कि जब रेलवे ने एक प्रॉफिट इसको शो किया था। तो 1901 में ही नेक्स्ट ईयर थॉमस रॉबर्टसन को रेलवे के संगठन और कामकाज की जांच के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया था। बेसिकली उसका पर्पस क्या था? ऑर्गेनाइजिंग द वर्किंग ऑफ रेलवे एंड टू बिगिन अ ड्रास्टिक चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है रेलवे का उसको चेंज करने के लिए, ड्रास्टिक चेंज करने के लिए, ताकि ये स्मॉल प्रॉफिट से मोर प्रॉफिट की तरफ मूव कर सके। इस वजह से जो रेलवे कमीशन का गठन किया गया था थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। और जैसे कि हमने सुना होगा कि रेलवे बोर्ड की कभी न्यूज आती तो यहीं पर ही
थॉमस रॉबर्टसन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि रेलवे बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें 2 सदस्य और 1 सचिव के साथ रेलवे बोर्ड की नियुक्ति की सिफारिश जो है ना रॉबर्टसन आयोग ने ही की थी। तो यहीं से ही रेलवे बोर्ड का गठन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। 1905 इसमें रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। 1905 जो कि लास्ट पीरियड था लॉर्ड कर्जन का, 1899 से 1905 ईस्वी के मध्य उसके कार्यकाल अवधि थी। तो 1905 ईस्वी में ही रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। रेलवे बोर्ड वाज मेजर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के अधीनस्थ इसको रखा गया था। इस तरीके से जो रेलवे बोर्ड की हिस्ट्री जो है ना वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में स्टार्ट होती है और ये कमीशन था थॉमस रॉबर्टसन कमीशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमीशन, फोर्थ जो कमीशन है कि इकोनॉमिक के फील्ड में, वो मैकलेगन कमेटी थी। यह बेसिकली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पर फोकस थी। 1914-15 ईस्वी के मध्य इसको गठित किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड था उस समय। 1910 से 1916 ईस्वी तक वो वायसराय था। इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। बेसिकली एक 1900 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में एक पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम आया था, यानी पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट आया था 1900, जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी किसान अपनी जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उसको मोर्टगेज नहीं रख सकता, यानी लोन लेने के लिए उसको गिरवी नहीं रख सकता था। तो इस तरीके से इसका एक प्रमुख बिंदु था पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, यानी पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट 1900 का। अब किसान जो है ना, जो अपनी भूमि को गिरवी नहीं रख सकता था, तो उस तरीके से उसको लोन, जो वहां के साहूकार या लोन क्रेडिटर थे, उन्होंने लोन देना बंद कर दिया था उनको, चूंकि अब भूमि को गिरवी नहीं रख सकते। इसके लिए जो कृषि और ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। और उस समय ग्रामीण ऋण के संबंध में एक अधिनियम 1883 एक्चुअली चल रहा था, क्योंकि ग्रामीण जो किसान है उनको ऋण देने के लिए ऑलरेडी एक एक्ट था, लैंड इंप्रूवमेंट्स लोन एक्ट 1883, लेकिन वो इनइफेक्टिव था। उसकी जो फंक्शनिंग थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि जो जरूरतमंद किसान है उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो इस तरीके से पहले से ही लैंड इंप्रूवमेंट लोन्स एक्ट 1883 था रूरल क्रेडिट के लिए, लेकिन उसमें बहुत डिफेक्ट थे। इसलिए सोचा गया कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ाने के लिए कुछ व्यापक और कदम उठाए जाएं। तो 1892 ईस्वी में ही फ्रेडरिक निकोलसन के तहत एक समिति नियुक्त की गई, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में कृषि बैंकों और भूमि बैंकों की शुरुआत पर सरकार को सलाह देगी। तो यहाँ जो चल रहा है, ये मैकलेगन कमेटी जो गठित की गई थी, उससे पहले की जो सिचुएशन उसके बारे में है कि उससे पहले हमने पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट पढ़ा कि वहाँ उससे पहले जो कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी और वो रूरल क्रेडिट को बढ़ावा नहीं दे पा रहा था। 1892 में फ्रेडरिक निकोलसन के तहत एक समिति गठित की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। बेसिकली कृषि बैंकों, भूमि बैंकों की शुरुआत पर सलाह दी थी इसने गवर्नमेंट को। समिति ने ग्रामीण बैंकों की सरकारी आधार पर शुरू करने की पुरजोर सिफारिश की थी। मतलब समिति का रिकमेंडेशन में कमेटी का, कौन सी कमेटी? फ्रेडरिक निकोलसन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले ही स्टेट ऑफ बड़ौदा में एक सहकारी जो समिति उसको ऑर्गेनाइज किया गया था और वो थी अनन्या सहकारी मंडली। तो अनन्या सहकारी मंडली को एक पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहली कोऑपरेटिव अरेंजमेंट के रूप में जाना जाता है। इसका जो गठन किया गया था स्टेट ऑफ बड़ौदा में किया गया था और 1889 में 1889 में किया गया था। इसका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनन्या सहकारी मंडली। ये भारत में पहली सहकारी मंडली के रूप में जाना जाता है इसको। 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू किया गया था, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में इंप्लीमेंट किया गया था और इसने इम्पेटस दिया था, गिव द इम्पेटस टू कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली यही एक एक्ट था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में इस एक्ट को गठन किया गया था। जैसे हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905 ईस्वी के मध्य था। तो वहां पर से कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट की शुरुआत होती है। Soon after India's first urban cooperative credit society was registered, जो अर्बन क्षेत्र में पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आई उसका नाम था कांजीवरम, और बेसिकली वो रजिस्टर कहाँ की गई थी? कांजीवरम में रजिस्टर की गई थी। तो अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कांजीवरम में पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थी अर्बन क्षेत्र में, और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसको गठन किया गया था अक्टूबर 1904 ईस्वी में अंडर द एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। और ये टाइम पीरियड अभी चल रहा है लॉर्ड कर्जन का, 1899 से 1905 ईस्वी तक वो वाइसरॉय था। तो इस तरीके से जो पहली शहरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अक्टूबर 1904 ईस्वी में आई मद्रास प्रेसिडेंसी में, कहाँ पर? कांजीवरम। और ये एक्ट आया था 1904 ईस्वी में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के, उसके तहत इसका गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड के दौरान।
उसके पश्चात कई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैं जिनमें नेक्स्ट ईयर 1905 ईस्वी में बम्बई में गठित किया गया था पायनियर शहरी सहकारी समिति यानी पायनियर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहाँ पर बॉम्बे 1905 ईस्वी में। फिर आया मिलिट्री अकाउंट म्यूचुअल हेल्प कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये 1906 में पूना में स्टैब्लिश की गई थी। वहीं कॉस्मोस कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पूना में स्टैब्लिश की गई थी 1906 ईस्वी में। इस तरीके से ये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी 1904 के एक्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करने के लिए आ सकता है कि कॉस्मोस कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ गठित की गई थी। मैच द फॉलोइंग में बॉम्बे में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, कोलकाता प्रेसिडेंसी में या पुणे में, इस तरीके से। तो दिस एक्ट वाज लेटर अमेंडेड, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 है था उसको अमेंड किया गया 1912 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में बेसिकली मैकलेन कमेटी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो गठित की गई थी टू रिव्यू द परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग देम। जो भी एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो गठित की गई थी अंडर द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 ईस्वी के मध्य, तो उसमें से जो खामियां रही हैं उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना और सजेस्ट मेजर करना ताकि उनको और स्ट्रेंथन किया जा सके, उनको और सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सके। तो इस तरीके से 1915 ईस्वी में जो मैकलेन कमेटी का गठन किया गया था उसका मेन उद्देश्य था जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उनको कैसे और बेहतर बनाया जा सके। बेसिकली फोकस्ड ऑन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन ब्रिटिश इंडिया। तो इस तरीके से हमने मैकलेन कमेटी के बारे में डिस्कस किया जो 1914 से 1915 ईस्वी के मध्य लॉर्ड हार्डिंग ने इसको गठित किया गया था। बेसिकली जो परफॉर्मेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसके बारे में जानने के लिए और उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो कमेटी आती है वो लिन-लिथगो कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है, तो दोनों नाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर को लिन-लिथगो कमीशन भी बोला जाता है और उसके हेड भी लिन-लिथगो थे। 1926 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था जो कि 1926 से 31 ईस्वी के मध्य था। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लिन-लिथगो की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना बेसिकली पर्पस क्या था, टू एग्जामिन द इंडियाज एग्रीकल्चर एंड द रूरल इकोनॉमी ऑन 1926, मतलब 1926 में जो उस समय एग्रीकल्चर इकोनॉमी चल रही थी, रूरल इकोनॉमी या रूरल अर्थव्यवस्था थी भारत की कृषि और रूरल ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसकी जांच के लिए लिन-लिथगो की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन किया गया था। तो ये कब गठन किया गया था, 1926 में इसको गठन किया गया था और उसने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी, यानी 1928 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी गवर्नमेंट को और इसकी अध्यक्षता जैसा अभी डिस्कस किया लॉर्ड लिन-लिथगो ने की थी और ये 1926 ईस्वी में इसको गठन किया गया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल अवधि के दौरान। तो इस तरीके से जो लिन-लिथगो कमीशन वर्ल्ड कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर बेसिकली फोकस था जो कि भारत में कृषि ग्रामीण अवस्था की जांच के लिए। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो कमीशन इकोनॉमिक कमीशन के फील्ड में इकोनॉमिक के फील्ड में गठित की गई थी वो थी 6th जो कि व्हाइटले कमीशन के नाम से जाना जाता है। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के नाम से भी इसको जाना जाता है, दोनों नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1929 ईस्वी में ही इसको गठन किया गया था जो उस समय कार्यकाल अवधि थी लॉर्ड इरविन का थी जो 26 से 31 ईस्वी तक 1926 से 1931 ईस्वी तक वायसराय था। तो व्हाइटले कमीशन जो कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उस समय जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो व्हाइटले कमीशन ऑन लेबर के नाम से जाना जाता है उसको 1929 में बेसिकली गठित किया गया था टू इंक्वायर इनटू द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द लेबर इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड प्लांटेशन इन इंडिया। मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र था और जो बागान थे उसमें श्रम की मौजूदा जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, जो श्रमिक थे उनकी जांच के लिए कि उस समय उनकी कंडीशन क्या है, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर या व्हाइटले कमीशन की गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी जॉन हेनरी व्हाइटले ने। तो इसका मेन फोकस था कि जो भी हमारे औद्योगिक उपक्रम है यानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और बागान है यानी प्लांटेशन है, वहाँ पर जो लेबर है उसकी कंडीशन की जांच की गई बेसिकली। तो इस तरीके से जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया गया था वो 1929 में किया गया था और लॉर्ड इरविन का उस समय कार्यकाल अवधि थी जो 1926 से 31 ईस्वी तक वायसराय था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कमेटी आती है वो आती है इंडियन मेजरमेंट कमेटी, जिसके लैरी हेमंड कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मेजरमेंट समिति यानी लैरी हेमंड समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1935 ईस्वी में इसका गठन किया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल अवधि के दौरान जो कि 1931 से 1936 ईस्वी के मध्य वायसराय था। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी फेडरल असेंबली थी उस समय ब्रिटिश इंडिया के, उस समय जो लेबर है उनको भी फेडरल असेंबली में इंक्लूड किया जाए, इस तरीके से इस पर फोकस था ये कमेटी की जो रिकमेंडेड देने के लिए, इस सुझाव देने के लिए क्या लेबर को भी फेडरल असेंबली में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो उसी को ही भारतीय मेजरमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है और लैरी हेमंड कमेटी के नाम से भी उसको जाना जाता है। यानी
संघीय असेंबली में श्रम को शामिल करने की व्यवस्था की जांच करना और उसके पहलुओं पर प्रकाश डालना, ये पॉसिबल है कि नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से लॉर्ड हेमंड समिति यानी भारतीय मैनेजमेंट समिति 1935 में, जो कि लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल अवधि के दौरान इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमीशन आता है वो नेशनल प्लानिंग कमेटी, जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत इसको गठन किया गया था। 1938 ईस्वी में ही आई थी लॉर्ड लिंगो के कार्यकाल अवधि के दौरान, जो कि 1936 से 1943 ईस्वी के बाद वाइसराय था। तो इस तरीके से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके बारे में कई बार पूछा जाता है, खासकर मैच ऑफ द फॉलोइंग के बारे में और ये किसके अंदर इसको गठित किया गया था, उनका पर्पस क्या था। आज के लेक्चर में हमने जो इकोनॉमिक कमीशन है, विभिन्न आर्थिक आयोग है, उसके बारे में डिस्कस किया और जो इम्पोर्टेंट कमीशन आयोग है उनके जो क्या क्या उनके फंक्शनिंग है, उनको क्यों गठन किया, विस्तार से हमने डिस्कस किया। आप लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाते जाते नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।